हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में हमारा अध्याय जो है वो नेक्स्ट अध्याय है, अध्याय फर्स्ट, जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड्स। तो इसकी एनसीईआरटी आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप सेशन पे नए हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, सेशन को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एंड में क्वेश्चंस भी करेंगे तो आप एंड तक प्लीज़ ज़रूर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव जगत कैसा निराला जगत है। ठीक है, हम जीव जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी कहती है कि जीव जगत कैसा निराला जगत है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारणता वासस्थान, चाहे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवणीय मीठा जल, जलीय झरने, मरुस्थल अथवा गर्म झरने, जिसमें ऐसे जीव रहते हैं, हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षी, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मयकारी तथा चमत्कार का आवाहन करती है। पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि एवं समुदाय में सहयोग तथा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तविक में जीवन क्या है। ठीक है, इस प्रश्न के दो निर्विवाद प्रश्न हैं। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीवन में क्या है। तो जीवन क्या है, हम ये देखेंगे कि जीवन वास्तव में है क्या। हमारे आसपास कितनी सारी विविधताएं पाई जाती है, जिसे हम देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वाकई में सच में इतनी सारी जीव की वैरायटीज़ होती हैं जो हमने देखी भी नहीं है। हमें पता भी नहीं है कि बहुत सी जानवर जंतु ऐसे हैं जो हमने कभी नहीं देखे, जिनका हम नाम तो क्या, हमने उन्हें देखा भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें एक आश्चर्य में डालती है कि वास्तव में हमारे जो पृथ्वी पर इतनी सारी विविधताएं पाई जाती हैं, तो उसका हमें जो अध्ययन करना है हम इस बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीव जगत में विविधता हम इस बारे में पढ़ेंगे कि यदि आपने अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सारी किस्में देखेंगे। ठीक है, ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे जीव भी हैं जिन्हें आप आँखों से की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएंगे, ठीक है, किसी सघन वन में जाएंगे तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति स्पीसीज का प्रतीक है, और अब तक ज्ञात जो वर्णित स्पीसीज की संख्या है वो लगभग 1.8 मिलियन से लेकर 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक है। ठीक है, तो जीव जगत की जो विविधता है वो क्या है कि हम अपने आसपास कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, फिर चाहे वो गमले में उगने वाले पौधे हों या जंगल में उगने वाले बड़े बड़े शाक झाड़ी, है ना, और या फिर कीट, जैसे हम अपने घरों में बेसिक कीट्स देखते हैं वो हों, या हम किसी बड़े क्षेत्र में जाकर उन्हें बहुत सारे कीट देखते हैं जिनका हम नाम नहीं जानते। ठीक है, और पालतू जानवर ही हमें बहुत सारे मिलते हैं। अगर हम अलग अलग कंट्रीज़ में जाएं तो हमें अलग अलग प्रकार की जो पालतू जानवर है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं। जैसे हम सघन वन में जाएंगे तो वहाँ हमें और सारी वैरायटीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो हमारी पृथ्वी पर अब तक जो हमने ज्ञात की हैं वैज्ञानिकों ने, वो कितनी है, 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, जैविक विविधता कहेंगे। ठीक है, ये है हमारी, इसे हम जैविक विविधता कहते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा, ठीक है, अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए, यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं तो हमें नए नए जीवों का पता लगता है। तो सच बात है कि जैसे जैसे हम खोज को आगे बढ़ाते हैं हमें नए नए जीवों की जो है वो बारे में पता चलता है कि अच्छा ये भी है ना, मतलब जो जीव हम जिसे देखा नहीं होता, जिसे हम जानते नहीं, नाम तो क्या
हम देखते पहली बार हैं तो हम उसके लक्षणों को देखते हैं कि ये किस से संबंधित है, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये भी एक कीट या जीव है, जो भी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी पर जीवों की संख्या का प्रकार कहलाता है विविधता, ठीक है। जैव विविधता समानुपाती क्षेत्रफल, ठीक है। तो एरिया जितना बड़ा होगा, जीवों की जो विविधता है, वैरायटीज है, वो उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जितना बड़ा क्षेत्र उतनी बड़ी उतनी अधिक प्रजाति, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। अब जंतु जगत में सार्वत्रिक विविधता जो पाई जाती है वो कौन से संघ में पाई जाती है? संघ ऑर्थोपोडा में, ठीक है। और अगर हम जंतुओं की बात करें, पादपों की बात करें, ये जंतु की बात है, जंतु का जो सर्वाधिक विविधता वाला जो संघ होता है वो संघ ऑर्थोपोडा होता है, ठीक है। और पादपों में जो जगत में सर्वाधिक विविधता होती है वो आवृतबीजी में होती है। सबसे ज़्यादा विविधताएं हमें आवृतबीजियों में देखने को मिलती है, ठीक है। फिर रॉबर्ट मे के अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित जो जातियों की संख्या है वो कितनी है? पृथ्वी पर उपस्थित जातियों की संख्या 7 मिलियन है, ठीक है। कितनी है? 7 मिलियन, यानी कि 7 लाख है। तो जिसमें से कि जंतु कितने हैं? 1.2 मिलियन केवल जंतु हैं, और जो पादप हैं वो 0.5 से 0.6 मिलियन तक जंतु हैं, ठीक है। अब जैसा ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन क्या है? जीव होते हैं ना, कई मिलियन पौधे व प्राणी हैं। हम पौधे एवं प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश में विभिन्न स्थानों पर के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमें ऐसी कोई विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा करें जो शायद भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है, ठीक है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाम पद्धति कहते हैं, ठीक है। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब सभी जीवों का वर्णन सही हो और हम जानते हो कि नाम किस जीव का है। इसे हम पहचानना कहते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि विश्व में वैसे ही इतनी सारी विविधताएं हैं, अगर हमने सबका एक स्पेसिफिक नाम नहीं रखा जिसका सिर्फ एक ही नाम हो, तो क्या होगा कि हम किसी और जीव के बारे में बात कर रहे हैं और सामने वाला पता नहीं किसी और जीव को जूम कर रहा है, तो इससे कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है ना, कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं हमें पता ही नहीं चल पाता। तो जब तक कि एक जीव का जो एक निश्चित नाम नहीं हो जाता कि जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो सामने वाला झट से क्लिक करे कि हाँ, ये उस जीव के बारे में बात चल रही है। तो इससे क्या होता? कन्फ्यूजन पैदा नहीं होती अगर नाम एक ही है। पर अगर नाम अलग है, हमारी कंट्री में कोई और नाम है, किसी और कंट्री में जाकर उसी जीव के बारे में बात करेंगे, जीव, जंतु, सब्जी, जो कुछ भी हो, व्यक्ति जिसके भी बारे में भी हो, तो कन्फ्यूजन पैदा होती है। जैसे अब हम एक व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, जैसे किसी का नाम ले लेते हैं, उसका नाम घर पे कुछ और है और बाहर कुछ और है, ठीक है। तो क्या होता है कि घर वाले जिस नाम से उसे बुलाते रहते हैं अक्सर, वो उसी नाम से बुलाएंगे, लेकिन अगर बाहर उसे उस नाम से बुलाया गया तो लोग पहचान नहीं पाएंगे कि ये किससे बुला रहे हैं, ठीक है ना। जब तक कि उसका जो दूसरा नाम है जिसे लोग जानते हैं वो ना बोले, तब तक उसे कन्फ्यूजन हो जाएगी कि यार ये किस बारे में बात कर रहे हैं, मतलब किस व्यक्ति को बुलाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से ये कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है, इसलिए हमें एक नाम रखना आवश्यक है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? पहचानना कहेंगे। अब अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई, ठीक है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। पौधे के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी हैं, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर यानी कि ICVN दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों के नामकरण कैसे किया जाता है? तो प्राणी वर्गीकृतविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यानी कि ICZN बनाया। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जो जीव है इसका नाम एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व के किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सके। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। तो वैज्ञानिकों ने जो ये पद्धति सुझाई है, वो पद्धति का एक ही लक्ष्य था कि सारे विश्व में जो है जितने भी जीव पाए जा रहे हैं उनका जो हम नाम रख रहे हैं वो एक ही नाम सारे विश्व में यूज़ किया जाए, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं और अलग अलग कंट्री में कोई और नाम बोल रहे हैं, ठीक है। तो सारे विश्व में एक ही नाम होना चाहिए जिससे कि हम खुलकर उस टॉपिक पे बात कर सकें, ठीक है।
तो ज्ञात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ICZN, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये जो नामकरण है ये किसके लिए है? ये जानवरों के, यानी कि एनिमल्स के लिए है, ठीक है। फिर हम देखते हैं ICVN, ये किसके लिए है? ये है पादपों के लिए। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल, इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये किसके लिए है? पादपों के लिए या पौधों के लिए है। अब इसका एक नया नाम है, वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सर्वमान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं, पहला वंश और दूसरा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को जिसमें 2 नाम के 2 घटक होते हैं उसे द्विपद नाम पद कहते हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? हर एक जीव का जो सर्वमान्य नियम का पालन करते हुए उन्होंने 2 नाम दिए। नाम के जो थे 2 घटक थे, तो पहला हम लिखेंगे वंश नाम एंड उसका हम जातीय संकेत पद लिखेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्योंकि ये 2 घटक होते हैं इसमें, तो हमने इसे द्विपद नाम पद्धति कहा है। अब इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था, ठीक है। इसका उपयोग सारे विश्व में जीव विज्ञानी करते हैं। 2 शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत ही सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण के द्वारा हम इसे समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आम का नाम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका ये आम का वैज्ञानिक नाम है। तब आप देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है, ठीक है, और जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति संकेत पद है, ठीक है। तो जिसका फर्स्ट लेटर जो होगा, फर्स्ट नेम जो होगा वो होगा वंश नाम, ठीक है, यानी कि जीनस, और जब का दूसरा जो संकेत है जाति पद संकेत स्पीसीज जो है वो है इंडिका। इंडिका क्या बताएगी? उसकी जाति को बताएगी, ठीक है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। पहला, जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं, ठीक है, और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इसका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। और सेकंड इसका है कि जैविक नाम जो है वो पहला शब्द वंश होना चाहिए, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट नियम क्या कहता है कि लैटिन भाषा में हम इसे लिखते हैं, ठीक है, तिरछे अक्षरों में लिखते हैं। इसका उद्भव चाहे कहीं से भी हो, लेकिन इसका लैटिनीकरण या लैटिन भाषा का व्युत्पन्न हम इसे समझते हैं, ठीक है। और जैविक नाम जो है वो उसका वंश नाम पहले लिखा जाएगा। किसी भी जीव का आपको नाम लिखना है, जैसे हम मानव का होमोसेपियंस होता है, ठीक है, तो पहले होमो आएगा, होमो उसका वंश है, ठीक है, और फिर आएगा सेपियंस, ठीक है, जो कि उसकी जाती है, ठीक है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि और छपाई में लिखेंगे तो हम उसे इटैलिक यानी कि तिरछा लिखेंगे, जो कि लैटिन उद्भव को दिखाता है, ठीक है। हम नीचे उदाहरण से समझेंगे। पहला अक्षर जो वंश नाम बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, यानी कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद छोटे अक्षर में यानी कि स्मॉल लेटर में होना चाहिए। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अभी इंग्लिश में लिखते हैं तो उसे जो आपका वंश नाम होता है वो कैपिटल में लिखाता है, और जो इंडिका का आई जो होगा वो स्मॉल लेटर में लिखेगा, ठीक है। अब जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं, ठीक है। इसे संक्षेप में लिखा जाता है। जैसे कैरोलस लिनियस ने द्विजगत पद्धति को प्रस्तावित किया था, तो हम उनका जो नाम है वैज्ञानिक का नाम वो शॉर्ट में लिखेंगे, जैसे मैंडीफेरा इंडिका, और लास्ट में हम कोष्टक में लिखेंगे लिन, ठीक है, जो कि लिनियस वैज्ञानिक का दिखाती है। इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन जो है वो लिनियस ने किया था। फिर हम देखते हैं इसको शॉर्ट में समझते हैं, द्विनाम पद्धति, ठीक है। तो ये क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। प्रत्येक जीव के नाम के 2 भाग होंगे, ठीक है। पहला शब्द जो है जीनस वो हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। स्पीसीज जो है वो हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए एम कैपिटल में है और आई जो है वो स्मॉल लेटर में है, ठीक है। ये दिखाता है नियम को पूरी तरीके से, ठीक है। फिर होमोसेपियंस में आप देखिए
कैपिटल H है, स्मॉल लेटर में S है, ठीक है, और हमने इसे टेढ़ा लिखा है। और अगर हम इसे हाथ से लिखेंगे तो हम इसे अलग और इसे अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम रूल्स देखते हैं इसके कि हम इसे सबसे पहले नाम जो लिखेंगे वो लैटिन में होगा, ठीक है, इटैलिक में लिखते हैं, जैसे हाथ से अंडरलाइन करते हैं अलग अलग, ठीक है। जैविक नाम का पहला वंश शब्द है, दूसरा जाति संकेत पद है। वंश का नाम जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, जाति का संकेत जो होता है वो स्मॉल लेटर में होता है, ठीक है। अब यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसीलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके, ठीक है, जो कि इसे संभव कर सके। इसे क्या कहेंगे हम? वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधे अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीव के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका वर्ग से संबंध होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सभी जीवों का अध्ययन करना क्या होता है, असंभव है। अब इतने सारे जीव हैं, सबका अध्ययन करना तो ऑब्वियसली एक एक जीव का हम अध्ययन नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक युक्ति बनाना आवश्यक है कि हम इन सबको कुछ ऐसे कर दें कि एक लक्षण वाले एक वर्ग में रख जाएं, जिससे हमें याद रहेगा कि हाँ, उससे हम बहुत सारे जीवों को एक साथ याद रख सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? वर्गीकरण कहेंगे, ठीक है। तो वर्गीकरण की प्रक्रिया जो आधारित थी वो किस पर थी? सरलता से दिखने वाले गुणों के आधार पर थी, सुविधाजनक थी, ठीक है। जैसे कि हम प्राणी, कुत्ता, बिल्ली या कीट को सरलता से हम पहचान सके कि हाँ, ये इस वर्ग से संबंधित है, तो हम उसकी सरलता से पहचान कर सकेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, उसी समय जैसे हम किसी एक स्पेसिफिक स्पीसीज की बात कर रहे हैं तो हमें हमारे मस्तिष्क में उस चीज़ के गुण आ जाने चाहिए कि हाँ, ये इससे संबंधित है, ठीक है। तो जैसे आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे, ठीक है, ना कि बिल्ली को। अब यदि एल्सेशियन के विषय में हम सोच रहे हैं, ये एल्सेशियन जो है वो डॉग जो होते हैं उसकी एक ब्रीड होती है, ठीक है। हम किसी विषय में चर्चा कर रहे हैं, इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है, तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाह्य कर्ण होते हैं, ठीक है, शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधे, यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमें मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों को वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा, यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा जो है वो विभिन्न स्तर पर सही वर्ग को बता सकता है। पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है, इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी एक टैक्सा है, ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है? इसीलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों को पर टैक्सा को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वर्गीकरण का जो आधार था वो किस पर आधारित था? उपयोगिता पर आधारित था, ठीक है। वर्गीकरण कैसा था? सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर था। आई रिपीट माई पॉइंट्स, ठीक है। एनसीईआरटी का जो कंसाइज वे है वो हम देख लेते हैं कि वर्गीकरण का जो आधार था वो क्या था? उपयोगिता पर आधारित थी। वर्गीकरण क्या थे? सरलता से दृश्य गुणों पर आधारित थी। और टैक्सा जो है वो विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बताते हैं, ठीक है। अब इसीलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम और जीव की पारिस्थितिक सूचना आवश्यक है और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली है जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हमें सीक्वेंस से याद रखना है। विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण और नामकरण, ठीक है। विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण, नामकरण, ये वर्गीकरण की जो है वो आधार है, ठीक है। तो पहले हम कैरेक्टरिफिकेशन, ठीक है, पहले हम किसी जीव को देखेंगे, हम तो उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे, ठीक है। फिर हम उसे पहचान करेंगे, मतलब उससे हम अवगत होंगे कि ये है क्या चीज़, ठीक है। फिर हम उसका वर्गीकरण करेंगे कि हम इसे किस वर्ग में रख सकते हैं, ठीक है, किससे इसके जो लक्षण है वो मिलते जुलते हैं, और फिर हम लास्ट में उसका नामकरण कर देंगे, ठीक है। ये वर्गीकरण के आधार होते हैं, ठीक है। वर्ग की कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न कर रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए
अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े, आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार जो है वो उपयोग पर आधारित था। ठीक है, काफी समय में मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण या सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स शब्द लैटिन भाषा शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ जीवों की नियमित व्यवस्था होती है। सिस्टमैटिक का अर्थ क्या होता है? जीवों की नियमित व्यवस्था। ठीक है, लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासी संबंध पर भी ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो वर्गीकरण क्या है? गुणों के आधार पर जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण क्या क्या है इनके? प्रकार, रचना, कोशिका की रचना और विकासीय प्रक्रम। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम इतना ही रखते हैं और आज हम MCQs लेकर आए हैं कुछ, तो हम उसे भी सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी के जनक माने जाते हैं। तो जैसा कि हमने अभी NCERT में पढ़ा, वर्गीकी जो दी थी वो किसने दी थी? लिनियस ने दी थी। तो राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, लिनियस ने टैक्सोनॉमी दी थी। ठीक है, फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है द्वि नाम पद्धति यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के में नाम लिखते समय क्या करते हैं? तो सबसे पहले नाम कैसे लिखते हैं ये जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। पहला अक्षर हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे जैसे M, और जो मेंजिफेरा इंडिका है, और अगर हम दूसरा नाम लिखेंगे तो हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वैज्ञानिक नाम लिखते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे? वैज्ञानिक नाम हम कैसे लिखेंगे? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तिरछे या लैटिन अक्षरों में लिखेंगे, और अगर हम इसे हाथ से लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे मेंजिफेरा इंडिका है तो हम इसे अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ICZN संबंधित है, तो ये ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि ये जानवरों से संबंधित है। ठीक है, प्राणियों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ICN संबंधित है, तो ये इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ये बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये पौधों से संबंधित है, तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन के साथ, MCQs के साथ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।